आज टैली क्लास 3 में आप लोग को बताएंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। आज बताएंगे आप लोगों को टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 में। यदि आप लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज चलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 में। आगे चलते हैं। स्टॉक का मीन्स क्या होता है? रहतिया होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? रहतिया। तो व्यापार में हम स्टॉक किसको कहते हैं? जो भी हमारा बिजनेस में या व्यापार में वर्तमान में उपलब्ध सामान को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जो भी वर्तमान में हमारा जो सामान रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। साल के अंत में जो बिना बिके गुड्स रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि साल के अंत का मतलब ये है कि जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर कहाँ तक है? 31 मार्च तक है। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल न्यू ईयर 1 अप्रैल और लास्ट क्लोजिंग डेट क्या होता है? 31 मार्च होता है। तो यहाँ पर साल के अंत में बिना बिके गुड्स रहता है, यानी कह रहा है कि 31 मार्च तक जो सामान नहीं बिकता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और जो 31 मार्च को जो सामान हमारा बच जाता है और जो सामान बचा हुआ होता है वही 1 अप्रैल को हमारा क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में क्या था हमारा? स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा क्या? आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स होता है लेनदार। तो यहाँ पर टैली में क्रेडिटर और एक डेटर होते हैं, लेनदार और देनदार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्रेडिट और डेबिट से हमारा संबंधित, इसमें कंफ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट लोगों का कि कब क्या होता है? क्रेडिटर होता है, कब हमारा डेटर होता है। यहाँ पर जिस संस्था से हम लोग उधार पर सामान खरीदते हैं वह संस्था हमेशा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। जिससे हम उधार पर सामान क्या करते हैं? खरीदते हैं, वह हमेशा क्या कहलाएगा? आपका क्रेडिटर कहलाएगा। जैसे हम अकाउंटिंग पर काम कर रहे हैं, हमारा एक बिजनेस है, हम क्या किए? एक बनारस ट्रेडर है, उसे 5 लाख रुपये का सामान उधार पर खरीद कर लाए। तो जब हम टैली पर काम कर रहे होंगे तो बनारस ट्रेडर के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, जिससे हम उधार पर सामान खरीद कर ला रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? लेनदार है। वो पैसा कभी न कभी हमसे क्या करेंगे? लेंगे। इसीलिए वो क्या कहलाएंगे? लेनदार कहलाएंगे, यानी क्रेडिटर कहलाएंगे। यानी जो भी उधार हमेशा बेचने वाला क्या होता है? लेनदार होता है। और हमेशा जो उधार लेने वाला होता है, उधार देने वाला हमेशा क्या कहलाता है? लेनदार कहलाता है। और लेने वाला हमेशा क्या कहलाता है? देनदार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वीडियो क्या? नेक्स्ट हमारा क्या है? डेटर। डेटर मीन्स क्या होता है? देनदार। जिस संस्था या जिस ग्राहक को हम उधार पर सामान बेचते हैं वह हमेशा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। जैसे हम टैली पर काम कर रहे हैं, कोई ग्राहक आया और हमसे उधार पर सामान लिया, यानी हम उधार पर सामान उसको क्या किए? बेचे। जब हम उनको एंट्री बनाएंगे तो उनके नाम से क्या करेंगे? लेजर क्रिएट करेंगे और उनको रखेंगे किसमें? डेटर में, क्योंकि वो कभी न कभी हमको पैसा देंगे। इसीलिए वो क्या होंगे? देनदार। लेनदार का मतलब होता है जिससे हम उधार पर सामान खरीद रहे हैं, और देनदार का मतलब ये होता है जिस ग्राहक या जिस संस्था का हम उधार पर सामान बेच रहे हैं वो हमेशा क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के मीन्स क्या होता है? हमारा दायित्व होता है। लायबिलिटीज के मीन्स क्या होता है? हमारा दायित्व। दायित्व का मतलब होता है कि जिससे हम उधार पर सामान लेते हैं या किसी प्रकार उधार पर हम ऋण लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? स्वामी होता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि ऋण टाइम पर चुकाना है, उसी को हम क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। दायित्व भी 2 टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसको हम फिक्स्ड लायबिलिटीज यानी अस्थायी दायित्व बोलते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है ज़्यादा समय के लिए उधार जो लिया जाता है। ज़्यादा समय का मतलब होता है जो ऋण 1 साल से ज़्यादा समय
के बाद अपने स्वामी के प्रति, स्वामी का मीन्स है कि जिससे हम उधार पर सामान ले रहे हैं, जिससे हम ऋण ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वामी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो सिंपल सी बात है 1, 2, 3 साल के लिए हम लोग EMI जमा करते हैं, तो वो एक टाइप का क्या हो गया, हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, जो ऋण हम 1 साल से ज़्यादा समय के बाद अपने स्वामी के प्रति ऋण चुकाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लायबिलिटीज कहते हैं। इसी तरह हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म या करेंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म या करेंट मतलब चालू दायित्व। इसका मीन्स होता है कि जो 1 साल के अंदर जो ऋण अपने स्वामी के प्रति चुका दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। जैसे हम लोग जनरल स्टोर पर जाते हैं, कोई भी सामान उधार लेते हैं तो 1 साल के अंदर हम लोग चुका ही देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म या करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में हमारा क्या, एसेट। एसेट मीन्स क्या होता है, हमारा संपत्ति होता है। व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालक में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। जो भी हम व्यापार में बिजनेस चालू करने में जो भी संचालक, जो भी हम कुछ भी लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। एसेट भी 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड का मतलब होता है अचल, अस्थायी संपत्ति। फिक्स्ड एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको हम एक बार खरीद कर बार बार उस बिजनेस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी वे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए अस्थायी रूप से खरीदी जाती है, जिनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। यानी व्यापार में हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते। जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं। ऐसे संपत्ति व्यापार की आय बढ़ाने में बहुत क्या करता है, सहायता देती है। जैसे हमारा कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले हमको बिल्डिंग की आवश्यकता होगा, इसके बाद मशीनरी की आवश्यकता होगा, फर्नीचर का आवश्यकता होगा, जिसका हम यूज बार बार करते हैं, इसको हम बेचने के लिए नहीं, एक टाइप की ये अस्थायी हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है। ऐसे सब संपत्ति हमारे किसके अंतर्गत आता है, फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट का मतलब होता है चल या अस्थायी संपत्ति। ये इसका यूज हमारा अस्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहता, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। जैसे रोकड़ हो गया, रोकड़ का मतलब नगद जो कैश हो गया, बैंक में जमा धन हो गया, स्टॉक में वे सब वस्तुएं जो हम खरीद कर बेचने के लिए रखे हैं, वो सामान, वो सब जिसको हम शीघ्र रूप से नगद में चेंज कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, करेंट एसेट कहते हैं। यानी करेंट एसेट आज रहेगा कल नहीं रहेगा। जो भी चीज़ हम बेचने के लिए व्यापार में रखते हैं, वो सब क्या हो गया, आपका करेंट एसेट हो गया। और फिक्स्ड एसेट जिसका हम एक बार खरीद कर बार बार हम क्या करते हैं, उस बिजनेस से हम यूज करते हैं, उसको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स खर्च व्यय होता है आपका। एक्सपेंसेस का मीन्स होता है कि गुड्स को उत्पादन तथा बेचने में जो भी खर्च होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। यानी गुड्स को उत्पादन यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में तथा बेचने में जो भी खर्च होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस को भी हम 2 भाग में यहाँ पर डिवाइड किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंस का मीन्स होता है कि बिजनेस से संबंधित जितना भी खर्च होता है, यानी प्रोडक्ट को रेडी करने से संबंधित जितना भी हमारा खर्च होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ये वे खर्च होते हैं जिन्हें व्यापारी गुड्स खरीदते वक्त करता है या गुड्स के उत्पादन में करता है। कच्चे गुड्स से लेकर पक्के गुड्स तक गोदाम में ले जाने वाले भाड़े भी इसमें शामिल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा क्या है, एक बुक है, इस रजिस्टर है, जो भी हमारा डायरी है, इसको बनाने में यानी प्रोडक्ट को रेडी करने में हमको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगा। तो रॉ मटेरियल मंगाने में, इसके बाद इसको क्या करते हैं, फिनिश करने में जितना भी खर्च होता है, या एक गोदाम से दूसरे गोदाम में, जब तक ये प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जा रहा है, इससे संबंधित जितना भी खर्चा हो रहा है,
वो सब किसके अंतर्गत आएगा? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। डायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। वस्तु की लागत के हिस्सा का मीन्स यहाँ पर ये है कि ये हमको डायरी बनाने में 50 रुपया खर्च हो रहा है, तो सिंपल सी बात, इसको हम 70 रुपये में बेचेंगे, यानी ये 50 रुपया एक वस्तु की लागत का क्या हो गया? हमारा एक हिस्सा हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंस होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट से बनाने से संबंधित नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है? ऑफिस और सेल्स से संबंधित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हमारा क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट का विज्ञापन, जैसे ये हमारा डायरी हो गया, इस डायरी को हम प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं, तो 50 रुपये तो हमारा लागत हिस्सा हो गया। विज्ञापन का जो खर्च दे रहे हैं वो आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट को क्या कर देता है? माइनस कर देता है, जबकि डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस एक वस्तु की लागत का क्या होता है? एक हमारा हिस्सा होता है, जबकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक वस्तु की लागत का हिस्सा नहीं होता, ये प्रॉफिट को क्या कर देता है? माइनस। जैसे हमारा ये बुक है, ये क्या डायरी है हमारा, इसको विज्ञापन पर खर्चा कर रहे हैं, तो विज्ञापन का जो हम खर्चा दे रहे हैं वो अलग से दे रहे हैं, वो तो बेच भी तो रहे हैं 50 रुपये में, नहीं भी विज्ञापन करेंगे तो भी 50 रुपये में हमारा क्या होगा? बिकेगा। नेक्स्ट है बिक्री पर गाड़ी भाड़ा, यानी जो भी हम घूम घूम कर जो भी बेच रहे हैं, हो सकता है सेल्स कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? एक हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। दिए जाने वाले वेतन, जो भी एम्प्लॉय को हम वेतन देते हैं, या ग्राहक को दी जाने वाले डिस्काउंट, या कहीं हम कमीशन दे रहे हैं, ये सारा हमारा किसके अंतर्गत आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। यदि खरीदते वक्त हम जो गाड़ी भाड़ा देते हैं तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। यदि हम बेचते वक्त यदि गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं, बिक्री पर गाड़ी भाड़ा जो भी दे रहे हैं, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। अब आपको पहचानना है कि खरीदते वक्त हम गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं कि बेचते वक्त। यदि खरीदते वक्त देंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, यदि बेचते वक्त देंगे तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीन्स होता है राजस्व होता है। राजस्व का मतलब ये होता है कि ये जो भी हम मार्केट में बेचने पर जो भी हमको धनराशि प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अभी हम बताएं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड इनकम। ये बनाने में जो भी खर्चा हुआ, ये 50 रुपया, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अब मार्केट में जो 70 रुपया हम सेल्स कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे, यानी क्या कहेंगे? राजस्व कहेंगे। और इनकम किसको कहेंगे? इनकम का मीन्स होता है कि जो हमको मार्केट में सेल्स करने पर, जैसे मार्केट में सेल्स करने पर 70 रुपये मिला, वो हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। और इस पर कितना हमारा खर्च हुआ था? 50 रुपया हुआ था। यानी रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनकम। यानी किसी गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उसे जो रेवेन्यू प्राप्त होती है, उसमें से एक्सपेंस को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसी को हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। इनकम भी 2 टाइप का होता है। जैसे खर्च यदि 2 टाइप का है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनकम भी हमारा 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वह इनकम होता है जो मुख्य बिजनेस से मिलता है। मुख्य बिजनेस का मतलब इस डायरी से हमको बेनिफिट हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट इनकम। यानी इससे संबंधित जितना भी हमको लाभ हो रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट इनकम कहेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब इसके अलावा, यानी अपने मुख्य बिजनेस के अलावा कोई दूसरे जरिए से इनकम होता है, उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। दूसरे जरिए से क्या हो सकता है? गुड्स खरीदने पर डिस्काउंट, कहीं हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं कमीशन मिल रहा है, कहीं रेंट पर हम दिए हैं उसका किराया हमको मिल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स बट्टा या छूट। बिजनेस में आप लोग भी देखते होंगे, आपका जो भी प्रोडक्ट पर होता है वो डिस्काउंट मिलता है। जो भी हमारा बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट पर रियायत दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। बट्टा भी 2 टाइप का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट
गुड्स सेल्स करते टाइम ग्राहक को गुड्स में कुछ कमी या बिल के राशि में जो कमी की जाता है उसी को क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यह डिस्काउंट एक निश्चित परसेंटेज पे किया जाता है। जैसे आप लोग बुक के किताब पर जाते हैं तो उधर से ट्रेडर द्वारा ही डिस्काउंट रहता है 20%, 25%। इसी को हम क्या बोलते हैं, पहले से ये जो डिस्काउंट निश्चित परसेंटेज में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक टाइप का हमारा ग्राहक को लालच दिया जाता है। जैसे उधार सामान ले रहे हैं, पहले अवधि से पहले भुगतान कर देंगे, उस पर कुछ और डिस्काउंट मिलेगा। रोज के कस्टमर के ग्राहक उस पर कुछ और डिस्काउंट मिल रहा है, यानी एक टाइप का लालच दिया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, बेड डेबिट्स, डूबत ऋण। ये भी हमारा एक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग का एक पार्ट है क्या, बेड डेबिट, डूबत ऋण। अब डूबत ऋण क्या है, कभी भी व्यापार में जो भी हम लोग सामान उधार पर बेचते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जिस ग्राहक को हम उधार पर सामान बेचे हैं तो वो हमको पैसा उधार टाइम पर दे दे, हो सकता है वो लेकर भाग भी जाए। तो जो उधार रकम में से जो वसूल नहीं हो पाता है उस व्यापार के लिए क्या हो जाता है, बेड डेबिट हो जाता है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल हमारा है, जैसे SBI का हमारा मोदी, नीरव मोदी, इसके बाद सब 2-2 हज़ार करोड़ रुपये लेकर भाग गए, तो क्या हो गया आपका, वो SBI के लिए बेड डेबिट हो गया, वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। हमारे कहने का मीन्स ये है कि व्यापार में उधार बेचे गए गुड्स की पूरी रकम देनदारों से प्राप्त हो जाए ये आवश्यक नहीं है। अगर उस उधार रकम में से यदि पैसा नहीं मिलता है तो उस व्यापारी के लिए क्या होगा, आपका बेड डेबिट्स कहलाएगा, यानी वो डूब गया आपका ऋण, वो कभी मिलने वाला नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं, बेड डेबिट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है क्या, लेन देन। व्यापार में गुड्स संबंधी जो भी क्रय या विक्रय और वस्तुओं की पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं, जब भी हम लोग व्यापार में खरीदते हैं और बेचते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। लेकिन सारा मुद्रा में लेन देन होता है, यानी जो भी खरीदने था बेचने का भाव होगा वो किस में होगा, मुद्रा में होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन कहते हैं। यदि व्यापार में नगद द्वारा लेन देन हो रहा है, किस में हो रहा है, नगद द्वारा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो उधार द्वारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट यानी लास्ट हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में क्या, वाउचर। वाउचर मीन्स होता है क्या, प्रमाणक होता है। प्रमाणक मीन्स होता है कि व्यापार संबंधी जो भी लेन देन के बाद जो भी हमारा डॉक्यूमेंट दिया या लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग को बताए टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग इस वीडियो में हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अकाउंट ग्रुप आएगा।